नमस्कार मित्रों, मैं संजीव गोचर आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई सूचना और नई जानकारी के साथ। मित्रों, नेट एग्ज़ाम के पेपर फर्स्ट के पहले टॉपिक शिक्षण अभिक्षमता का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने वीडियो में देखा कि शिक्षण की क्या परिभाषा है और शिक्षण की व्यापक कितने प्रकार हैं, संकुचित और व्यापक अर्थ के अंदर क्या क्या आता है, शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं और शिक्षण की प्रक्रिया में क्या क्या चरण शामिल हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे शिक्षण के सूत्र। शिक्षण कार्य में कलात्मकता बनी रहे और शिक्षार्थी को इसको पूरा लाभ मिले, इसके लिए शिक्षा शास्त्रियों ने, अध्यापकों ने कुछ शिक्षण सूत्रों का निर्माण किया है, जो इस प्रकार है। मतलब ये वो सूत्र हैं जिनका उपयोग एक अध्यापक, चाहे वो किसी भी विषय का हो, जो भी इनमें से उपयोगी सूत्र होता है, विज्ञान के लिए अलग, गणित के लिए अलग, सोशल साइंस के लिए अलग, इनमें से जो उसे सूटेबल लगता है उसका प्रयोग वो शिक्षण के लिए करता है, जिससे कि शिक्षण प्रभावी बन सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है सरल से जटिल की ओर। आपने देखा होगा जब अध्यापक पढ़ाते हैं तो पहले हमें आसान प्रश्न बताते हैं और धीरे धीरे उनकी जटिलता बढ़ाते जाते हैं, ताकि हम भयभीत न हो, हमें कॉन्फिडेंस आए उनको सोल्व करने का। कक्षा में जब प्रश्न पूछते हैं तो पहले आसान पूछते हैं, जिससे कि छात्रों की रुचि जागृत हो अध्ययन के प्रति और उनमें आत्मविश्वास आए। तो ये सिद्धांत सरल से जटिल की ओर। दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। सबसे पहले जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो छात्रों से कुछ प्रश्न किए जाते हैं, जिनके द्वारा उस विषय और उस टॉपिक से संबंधित छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता चल सके और फिर उस हिसाब से पूरी कक्षा में जो छात्र उपस्थित हैं, जो विभिन्न प्रकार की विशेषताएं रखते हैं, तो उन्हीं विशेषताओं के अनुरूप अलग अलग छात्र को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाए, उसे पढ़ाया जाए। तो दूसरा शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तीसरा है पूर्ण से अंश की ओर। पहले एक पूरा सिद्धांत, पूरी बात छात्रों के सामने रखी जाती है, उसके बाद धीरे धीरे उसके टुकड़े करके व्यष्टि के रूप में उसे समझाया जाता है। मान लीजिए छोटी क्लास में गाय के बारे में पढ़ाना है तो पहले गाय के बारे में चर्चा करते हैं, फिर धीरे धीरे उसके अंगों के बारे में चर्चा करते हैं, पहले अंगों के बारे में नहीं करते हैं। तो ये सूत्र हो गया पूर्ण से अंश की ओर। अगला है अनिश्चित से निश्चित की ओर। ठीक है, जो चीज अनिश्चित है, मतलब पहले अलग अलग बातों से जो पूर्व में स्थापित है, उनसे नई बात के, नई सिद्धांत की स्थापना करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये टब है और इसमें एक प्लास्टिक की बॉल डाल दी जाती है और इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें डाली जाती है तो वो नीचे दबाते हैं और ऊपर की ओर वापस आ जाती है, फिर हाथ से दबाते हैं, वापस ऊपर तैरने लग जाती है। ठीक है, ऐसा अनेक बार करने पर भी होता है। तो फिर अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है कि हम जैसे ऊपर से इसको दबाने के लिए बल लगाते हैं, तो नीचे से भी इसमें बल लगता है। और वो बल कहाँ से लगता है? वो बल लगता है इसमें जो जल भरा हुआ है उसके द्वारा। तो ये बल कहलाता है उत्प्लावन बल। ठीक है, तो सभी इससे एक सिद्धांत, एक नियम की स्थापना हो जाती है कि सभी द्रव्यों में नीचे से ऊपर की ओर किसी भी वस्तु पर एक बल लगता है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, जो चीज हमें दिख रही है, जिसके बारे में हम जानते हैं, उसकी चर्चा करके उसका संबंध उस सिद्धांत और विषय वस्तु से स्थापित किया जाता है जिसे हम पढ़ाना चाहते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर, इसमें विभिन्न प्रकार के तथ्यों और बातों से किसी एक सिद्धांत और सूत्र की स्थापना की जाती है। जैसे आयत का सूत्र, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो पहले हमने देखा, आयत को जब हम पढ़ेंगे
तो उसमें बुक में देखते हैं पहले उदाहरण में इस सूत्र की स्थापना की जाती है, तो वो सिद्धांत हो जाता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो सामान्य यहाँ पर आया है नियम और सिद्धांत के लिए, सामान्यीकरण करना, ठीक है। और 7वां इसका सूत्र है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। पहले छोटे छोटे टुकड़ों को पढ़ाना, फिर उसके बाद उनको एक साथ बताना, ठीक है। तो विषय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, कक्षा में उपस्थित छात्रों की योग्यता और क्षमता के अनुसार अध्यापक को जिनमें से जो सूत्र उचित लगता है उसका वो प्रयोग करके अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने का प्रयास करते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न आ सकता है निम्न में से शिक्षण सूत्र नहीं है, और 3 इनमें से दे देगा, कोई एक और दे देगा, ठीक है, इस तरह से। तो आप इनको अच्छे से देख लें और नोट कर लें। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि शिक्षण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर एक उद्देश्य की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। उद्देश्य क्या होता है? जैसे 9th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 9th क्लास के बच्चों को 9th क्लास का विषय वस्तु को समझाना और उन्हें 9th क्लास पास करना, एग्जाम में पास करवाना। तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश शिक्षक और विद्यार्थी करते हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया के 3 आधारभूत तत्व होते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के 3 आधारभूत तत्व होते हैं। शिक्षक, शिक्षार्थी जिसे बालक भी कहते हैं, और पाठ्यक्रम। पहले केवल 2 ही माने जाते थे। इस प्रकार से शिक्षा की विशेषता में हम, प्रकृति में हम ये भी लिखेंगे कि शिक्षा एक त्रिआयामी प्रक्रिया है। 3 तत्व होते हैं, त्रिआयामी ये प्रक्रिया है, ठीक है। शिक्षक एक ऐसा स्रोत है जिससे विद्यार्थी अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। शिक्षक इस शैक्षिक प्रक्रिया का एक आधारभूत तत्व है, क्योंकि शिक्षक ही नहीं हो तो शिक्षण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। दूसरा है शिक्षार्थी। तो शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी के बिना भी संभव नहीं है। जब सीखने वाला ही नहीं होगा तो शिक्षण किसको करवाएंगे? तो शिक्षार्थी ही वह तत्व है जिसे शिक्षा प्राप्त करनी है। और पाठ्यक्रम ये भी शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण तत्व है, और ये वो साधन है जिससे शिक्षक शिक्षार्थी को शिक्षा देता है। इस साधन के माध्यम से ये शिक्षक शिक्षार्थी को शिक्षा देता है, ये वो साधन है। और शिक्षण प्रक्रिया चलती है। शिक्षार्थी को क्या सिखाना है यह निर्धारण पाठ्यक्रम ही करता है। आप देखते हैं शिक्षक जो पढ़ाता है वो पहले बुक को देखता है कि भाई इसको क्या पढ़ाना है, सिलेबस में है या नहीं है। कई बार पूछते हैं क्लास में, ठीक है। हम भी जब पढ़ते हैं तो अपना सिलेबस देखते हैं, ठीक है। तो ये साधन है। उसके बाद आगे देखते हैं शिक्षण की कुछ परिभाषाओं में हम 1-2 जो शिक्षा शास्त्री हैं उनकी परिभाषाओं को देख लेते हैं। तो हमने बताया था कि शिक्षण संकुचित अर्थ में तो विद्यालय में शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली एक शिक्षार्थी को एक प्रक्रिया है, चरणबद्ध प्रक्रिया है। और व्यापक अर्थ में जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति या, ठीक है, या शिक्षार्थी अपने आसपास के वातावरण और घटकों से सीखने की प्रक्रिया को शिक्षा कहते हैं व्यापक अर्थ में, ठीक है, जिसमें सीखने वाले के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। अब गेज अच्छे से आप समझें, ये आ सकते हैं। गेज शिक्षा शास्त्री हुए हैं। गेज कहते हैं कि शिक्षण और सीखना मतलब अधिगम की प्रक्रियाओं को एक दूसरे में, शिक्षण और अधिगम मतलब सीखना, अधिगम का मतलब सीखना,
लर्निंग, ठीक है। शिक्षण और अधिगम की प्रक्रियाओं को एक दूसरे में विलीन करके एक ऐसी मिश्रित प्रक्रिया का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि उसके द्वारा अच्छे से अच्छे परिणामों की प्राप्ति संभव हो सके। ये कहते हैं गेज। एच सी मॉरिसन, मैं आपको बता दूं, हमने पेड कोर्स भी शुरू किया हुआ है जिसमें हम नेट एग्ज़ाम के पेपर फर्स्ट की जो कॉमन पेपर है उसकी तैयारी करवा रहे हैं। और जो फ्री कोर्स में हैं, फ्री वीडियो देख रहे हैं वो देख सकते हैं। जो पेड कोर्स लेंगे उनको इस कंटेंट की पीडीएफ उपलब्ध करवाई जाएगी और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप, जिसके माध्यम से वे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं और इस कंटेंट से संबंधित या नेट एग्ज़ाम पेपर फर्स्ट से संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो हमसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसकी फ़ीस रखी गई है 500 रुपीज़ और इसके लिए आप गूगल पे कर सकते हैं और फ़ोन पे भी कर सकते हैं इस नंबर पर 9829634925। एच सी मॉरिसन ये शिक्षण को क्या बताते हैं, सुनिएगा। ये कहते हैं शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्तित्व और कम परिपक्व व्यक्तित्व के बीच वह घनिष्ठ संपर्क है। तो साहब ये घनिष्ठ संपर्क बताते हैं किसके बीच में, जो अधिक परिपक्व है, मोर मैच्योर और लेस मैच्योर, कम परिपक्व और अधिक परिपक्व के बीच में ये घनिष्ठ संपर्क है जिसके द्वारा कम परिपक्व व्यक्तित्व को शिक्षा की दिशा में और आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, इस कम परिपक्व व्यक्ति को शिक्षा की दिशा में और आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए परिपक्व शब्द जहां आ जाए मोस्ट प्रोबेबली, ये तो आपको पढ़ ही लेना है जो मैंने बताया है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया रखने के लिए परिपक्व शब्द जिस परिभाषा में आएगा मोस्ट प्रोबेबली वो एच सी मॉरिसन का आप आइडिया ले सकते हैं अगर याद नहीं आता है तो शिक्षण को इन्होंने एक घनिष्ठ संपर्क बताया अधिक परिपक्व और कम परिपक्व के बीच, जिसमें कम परिपक्व को शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। आगे क्लार्क शिक्षा की क्या परिभाषा बताते हैं, सुनिए। शिक्षण से तात्पर्य उन क्रियाओं से है, क्लार्क ने क्रियाएं कहा है शिक्षण को, कि शिक्षण से तात्पर्य उन क्रियाओं से है जिनकी संरचना और परिचालन विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। व्यवहार में परिवर्तन, किसके व्यवहार में परिवर्तन, एक विद्यार्थी, एक अध्येता, एक अधिगमकर्ता, सीखने वाले के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए जिन क्रियाओं का संचालन और परिचालन किया जाता है उन क्रियाओं को क्लार्क ने कहा है शिक्षण। उसके बाद हम देख लेते हैं थॉमस एफ ग्रीन। थॉमस एफ ग्रीन क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि शिक्षण शिक्षक का वह कार्य है, इसने इसे कार्य ही बताया है लेकिन शिक्षण शिक्षक का वह कार्य है जिसे बालक के विकास के लिए किया जाता है। थॉमस एफ ग्रीन कहते हैं कि शिक्षण शिक्षक का वह कार्य है जिसे वह बालक के विकास के लिए करता है। ठीक है, इस तरह से शिक्षण प्रक्रिया की परिणति व्यवहार परिवर्तन में होती है। व्यवहार परिवर्तन, ये क्वेश्चन नेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। शिक्षण का क्या उद्देश्य है, व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, और व्यवहार में परिवर्तनों को ही सीखना या अधिगम कहा जाता है। ये हो जाता है हमारा। अब बात करें टीचिंग और लर्निंग। शिक्षण
और अधिगम। ठीक है, तो टीचिंग और लर्निंग, शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को 5 महत्वपूर्ण पदों में समझाया जा सकता है। शिक्षण, अधिगम प्रक्रिया। तो इसे 5 महत्वपूर्ण पदों में समझाया जा सकता है। 5 महत्वपूर्ण पद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को समझने के लिए। पहला है उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। दूसरा पद है तैयारी, प्रिपरेशन। तीसरा पद है संचार, कम्युनिकेशन। चौथा पद है प्राप्ति, रिसेप्शन। और 5वां पद है आत्मसातन, एसिमिलेशन। आत्मसातन, एसिमिलेशन। ये एसिमिलेशन जो वर्ड है ये आपको नया लग रहा होगा, इसको हम समझा देंगे। ठीक है, तो शिक्षण अधिगम की सफलता, टीचिंग लर्निंग की सफलता इन 5 स्तरों की प्रभावशीलता पर निर्भर करती है, कितने प्रभावी ये होते हैं। ठीक है, अध्यापकों को चाहिए कि वे इन स्तरों पर अधिकार करें। इन स्तरों पर अध्यापक को अपना अधिकार रखना चाहिए, तभी शिक्षण अधिगम प्रभावी होगा। और इस बारे में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बारे में E.C. मूर या मूर, E.C. मूर कहते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बारे में कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक जीव द्वारा दूसरे जीव को ज्ञान अंतरित किया जाता है। दूसरे जीव, इसको ज्ञान अंतरित किया जाता है। E.C. मूर कहते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की परिभाषा में कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक जीव के द्वारा दूसरे जीव को ज्ञान अंतरित किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में समझेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।